जमशेदपुर को औद्योगिक शहर और नगर निगम बनने के मसले पर आज सीएम की समीक्षा बैठक है। जमशेदपुर की 2/3 भूमि में इंडस्ट्रियल टाउनशिप और बाकी क्षेत्र में 2 नगर निगम जोन बनाने का प्रस्ताव है। पिछली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब के रूप में दिया था इस प्रस्ताव को। इस सिलसिले में जिला प्रशासन ने इंडस्ट्रियल एरिया और बाकी क्षेत्र को चिन्हित कर रिपोर्ट नगर विकास विभाग को भेज दिया है। दरअसल ये मामला 1988 में जमशेदपुर के मानवाधिकार कार्यकर्ता जवाहरलाल शर्मा के सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें तीसरे मताधिकार का हवाला देते हुए जमशेदपुर में नगर निगम बनाए जाने की मांग की गई थी। 1989 में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए जमशेदपुर में नगर निगम बनाने का आदेश दिया था और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है। हालांकि सरकार अपनी ओर से तैयारी में जुट गई है। और अधिक जानकारी के लिए रुख करेंगे जमशेदपुर का हमारी सहयोगी अनी अमृता जुड़ रही हैं। अनी, जमशेदपुर का स्वरूप बदलने की तैयारी चल रही है। देखिए दीपक, ये पूरा मामला तीसरे मताधिकार से जुड़ा है और बहुत पुराना मामला है और सालों से कोर्ट में चल रहा है। 1988 में जवाहरलाल शर्मा ने याचिका दायर की थी, जैसा कि अभी आपने दर्शकों को बताया कि तीसरे मताधिकार का अधिकार हमारा मूल अधिकार है और संविधान के जो मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसी के आधार पर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी कि जमशेदपुर इकलौता शहर है पूरे देश में जहाँ तीसरे मताधिकार की सुविधा नहीं है, क्योंकि यहाँ नगर निगम नहीं है। यहाँ टाटा कंपनी का एरिया है और जो बचे खुचे क्षेत्र हैं वहाँ अधिसूचित क्षेत्र समिति अपना कार्य करती है, जो नागरिक सुविधाएं देती है। और फैसला भी 1 साल के भीतर आ गया। 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे दिया दीपक, लेकिन उसके बाद एक रस्साकसी शुरू हो गई। नोटिफिकेशन जारी हो गया लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। उस वक्त टाटा घराना और राज्य सरकार, इन दोनों की उदासीनता रही कि ये लागू नहीं किया जा सका, बल्कि मामले को जानबूझकर यहाँ वहाँ कोर्ट में घसीटा जाता रहा और सालों की प्रक्रिया के बाद, सालों की सुनवाई के बाद अंततः फिर उसी मोड़ पर जब आ गया मामला और सुप्रीम कोर्ट ने ये झारखंड सरकार से पूछा कि इसमें आपको क्या करना है, तो तत्कालीन रघुवर दास जी की सरकार ने इस पर अपना एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें ये बताया गया कि एक इंडस्ट्रियल टाउन बनेगा और 2 नगर निगम क्षेत्र बनेंगे। ये टाटा स्टील के साथ हुई प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में जिला प्रशासन के साथ मिलजुल कर तत्कालीन सरकार ने इसलिए ये तैयार किया क्योंकि इन मुद्दों को लेकर रघुवर दास जी लड़ा करते थे जब वो एमएलए थे। तो जब सीएम बने तो उनसे पूछा जा रहा था कि आखिर नगर निगम को लेकर जो आपकी लड़ाई थी जवाहरलाल शर्मा जी के साथ मिलकर, उसका क्या हुआ। तो उन्होंने अपना एक प्रस्ताव पेश किया और इसको झारखंड सरकार से जवाब जो मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने, तो तत्कालीन सरकार ने अपना जवाब इस तरह से दाखिल किया कि एक इंडस्ट्रियल टाउन और बचे हुए क्षेत्र में 2 नगर निगम बनेंगे। लेकिन शर्मा जी ने भी अपना जवाब दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में दीपक, और उसमें उन्होंने ये बताया कि फिर तीसरे मताधिकार का सवाल खड़ा होगा, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल टाउन में फिर तीसरा मताधिकार नहीं मिलेगा तो फिर ये जो मूल याचिका है उसका मतलब नहीं रह जाएगा, जिसके आलोक में सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम का फैसला सुनाया था। शर्मा जी ने भी अपना जवाब दाखिल कर दिया, पिछली सरकार ने भी अपना जवाब दाखिल कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, तो अब वर्तमान सरकार क्या करती है ये देखना होगा दीपक। हो सकता है कि समीक्षा बैठक में सरकार ये तय करे कि हम अपना नए सिरे से जवाब दाखिल करेंगे या जो पुरानी सरकार ने जो प्रस्ताव पेश किया था हम उसको ही मानेंगे। अगर इंडस्ट्रियल टाउन बनेगा तो उसका प्रारूप कैसा होगा, क्योंकि जो यहाँ बैठक हुई थी दीपक 3 साल पहले, तो वहाँ पे एक चीज पर सहमति नहीं बन पा रही थी कि अगर इंडस्ट्रियल टाउन भी बनता है तो चूंकि तीसरा मताधिकार भी देना है तो डीसी को अध्यक्ष बनाया जाए और बाकी जो सदस्य हो टाटा स्टील के अधिकारी रहे। तो टाटा इस पर अड़ गई, इस प्रकार सहमति नहीं बन पाई। तो जो पूरा प्रारूप है उसको लेकर जगह चिन्हित कर ली गई है, पूरे शहर के जो जगह है वो चिन्हित कर ली गई है कि कहाँ इंडस्ट्रियल टाउनशिप रहेगी और कहाँ जो है अधिसूचित क्षेत्र समिति रहेगी। लेकिन सवाल शर्मा जी ने ये उठाया है अपने जवाब में कि इतने छोटे शहर में 2-2 नगर निगम, ऐसा आमतौर पे तो हम नहीं देखते। तो कहीं ना कहीं ये जवाब पिछली सरकार ने जो दिया था, जो प्रस्ताव दिया था, उसमें खामियां हैं। तो अब देखना है कि आगे ये वर्तमान सरकार उसी जवाब को जारी रखती है दीपक, या अपना कोई नया मसौदा तैयार करती है। बिल्कुल अनी, एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरह से विकास कार्यों को गति देने की कवायद हो रही है, वैसे में अगर इंडस्ट्रियल एरिया भी नोटिफाई किया जाता है, जमीन चिन्हित कर लिया गया है, मतलब सरकार ने जमीन की जो सबसे बड़ी समस्या होती है आमतौर पर किसी प्रोजेक्ट में, उसका समाधान सोच कर रखा है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि जब जमशेदपुर पहले से एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र के तौर पर चिन्हित है, तो झारखंड के दूसरे हिस्सों को भी क्यों नहीं विकास का सही मौका मिले।
जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन जो मैं जमीन की बात कर रही थी दीपक, उसको मैं समझाना चाहूंगी कि जो एरिया यहाँ है दो भागों में बटा है जमशेदपुर, एक टिस्को क्षेत्र और एक गैर टिस्को क्षेत्र। तो जो टिस्को क्षेत्र है उसको ही इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की तैयारी है, और जो गैर टिस्को क्षेत्र है उसको दो भागों में बांटने की तैयारी है, दो नगर निगम। ये है मतलब जो हम जहाँ मैं इस वक्त जहाँ खड़ी हूँ, ये उनके हिसाब से जो चिन्हित किया गया है, तो ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप में आएगा। जो आसपास के इलाके हैं, कदमा, सोनारी और उसके जो कुछ इलाके हैं, वहां पर जो है वो नगर निगम का क्षेत्र रहेगा, और ऐसे कई जो क्षेत्र है उसको उस तरह से चिन्हित किया गया है। तो इंडस्ट्रियल टाउनशिप का भी अपना एक रूल होता है दीपक, और देश के अन्य शहरों से आप तुलना करेंगे तो वहां सरकार की दखल अंदाजी रहती है, यानी मताधिकार का प्रयोग होता है। और दूसरी बात है कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप में लोगों को टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर इंडस्ट्रियल टाउन के लोगों को टैक्स नहीं लगेगा, नगर निगम के क्षेत्रों को टैक्स लगेगा, तो एक क्लैश की भी उपस्थिति हो सकती है। तो इसलिए ये जो पूरा मसौदा है पिछली सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, वर्तमान सरकार उसको ही लेकर आगे बढ़ती है या कुछ नया देती है इसमें, ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार क्या रुख अपनाती है। इसको लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, हमारी नजर उस पर बनी रहेगी। धन्यवाद अनी इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।